आज के एपिसोड पर डिस्कशन करने से पहले आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल एंड फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड ट्विटर एज वेल। इसके अलावा अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो दैट यू कैन डू थ्रू अ पेट्रियन आल्सो। फेसबुक, ट्विटर और पेट्रियन की जो लिंक्स हैं वो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगी। इसके अलावा इस चैनल के अबाउट सेक्शन में भी आपको इन तीनों वेबसाइट्स की लिंक्स मिल जाएंगी। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का फोरम चीन और रूस के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है और ओवर द टाइम इसके अंदर बहुत से इंपॉर्टेंट मुल्क जो हैं वो शामिल हुए हैं और बहुत सारे ऐसे हैं जिन्होंने अप्लाई किया हुआ है इसके अंदर शामिल होने के लिए। रिसेंट इसके अंदर जो इंक्लूजन है वो ईरान की हुई है और सऊदी समेत कई और मुल्कों ने मेंबर बनने के लिए एप्लीकेशन डाली हुई है। इंडिया और पाकिस्तान समेत सेंट्रल एशिया के कई मुल्क इसके ऑलरेडी मेंबर हैं। शी जिनपिंग ने जब BRI का शुरू करने का ऐलान किया था तो वो भी सेंट्रल एशिया से किया था। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। उन्होंने जब BRI स्टार्ट करना था ना चाइना ने, तो स्टार्ट उन्होंने यहाँ से लिया था, इस रीजन के अंदर से। अब इससे जाहिर हो रहा है कि ये कितना इंपॉर्टेंट रीजन है चाइना के BRI के लिए, सेंट्रल एशिया का रीजन। और इस वक्त भी अगर आप देखें ना तो 2020 के बाद कोविड रिस्ट्रिक्शंस ख़त्म होने के बाद से शी जिनपिंग ने जो सबसे पहला दौरा किया है वो सेंट्रल एशिया का ही किया है। कजाकिस्तान के अंदर मौजूद थे और वहाँ से अब ये उज़्बेकिस्तान आए हुए हैं SCO की मीटिंग के लिए। लेकिन जब यहाँ SCO की मीटिंग हो रही थी और अहम तरीन मुल्क वहाँ पर आए हुए हैं तो सडनली दो जगहों पर क्लैशेस छिड़ गए हैं अनएक्सपेक्टेडली, और उन दोनों फ्रंट्स पर रशिया का बड़ा डीप रोल है। एक तो आउट ऑफ नोवेयर आज़रबाईजान और आर्मेनिया के बीच अचानक से बड़े क्लैशेस छिड़ गए हैं जिनमें अब तक 102 लोग मारे गए हैं। सडनली ये जंग दोबारा शुरू हुई है और सबको पता है कि रशिया का यहाँ पर स्टेबिलिटी के हवाले से बड़ा की रोल है, सेंट्रल रोल है उनका। लास्ट ईयर भी इनके दरमियान जब जंग छिड़ गई थी तो रशिया ने वो जंग बंद कराई थी। बड़ा अजीब सीन है कि एक तरफ आर्मेनिया आज़रबाईजान लड़ भी रहे होंगे तो दूसरी तरफ इनके नुमाइंदे SCO के अंदर भी बैठे हुए होंगे रशिया के साथ। दोनों मुल्क इन्वाइटेड है ना, तो यहाँ पर बैठे हुए होंगे। लेकिन इसके साथ ही एक और बड़ा महाज अचानक से खुल गया है आउट ऑफ नोवेयर। किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था कि यहाँ पर भी क्लैशेस छिड़ जाएंगे, और वो है ताजिकिस्तान और किर्गिस्तान का महाज। इनके बॉर्डर गार्ड्स जो हैं वो आपस में लड़ पड़े हैं, सीवियर क्लैशेस हुए हैं इन दोनों मुल्कों के दरमियान। दोनों सेंट्रल एशिया के मुल्क हैं। कल अल जजीरा ने खबर लगाई है कि क्लैशेस इरप्ट्स बिटवीन किर्गिस्तान एंड ताजिकिस्तान बॉर्डर गार्ड्स, और अल जजीरा भी वही खबर लगा रहा है कि द क्लैश कम्स अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ द रशिया यूक्रेन वॉर एंड फाइटिंग बिटवीन आज़रबाईजान एंड आर्मेनिया। यानी कि उधर रशिया यूक्रेन जंग है, फिर यहाँ पर आर्मेनिया आज़रबाईजान की जंग, और अब ये किर्गिस्तान और इनकी भी जंग हुई है। SCO इजलास से 2-3 रोज पहले ये सारे आपस में लड़ पड़े हैं। ये बड़ी अजीब एक बात हुई है, अजीब सीन हुआ है कि इधर इनके फौजी लड़ रहे हैं आपस में चारों मुल्कों के, और वहाँ पर ये सारे इनकी जो डिप्लोमेट्स हैं वो साथ भी बैठे हैं। अगर ऐसे में कोई एक मुल्क कहता है कि नहीं हम प्रोटेस्ट करते हुए SCO में नहीं आएंगे तो ये भी बड़ा एक इंटरेस्टिंग होगा और सेटबैक भी हो सकता है रशिया और चाइना के लिए। वैसे इनके दरमियान जो है ना ताजिकिस्तान और किर्गिस्तान के दरमियान पुराने इनके दरमियान भी मसले हैं। बॉर्डर के अलावा पानी के मामला भी हैं, दरियाओं के पानी के मसाइल भी इनके हैं। अच्छा, एक बात बता दूं यहाँ पे कि ताजिक जो हैं ताजिकिस्तान वाले, ये असल में ईरानी कबीला है। इनकी जो ज़बान है वो फ़ारसी और दारी से बड़ी मैच करती है। ज़्यादातर इनकी ज़बान में फ़ारसी के आपको बहुत सारे लफ्ज़ नज़र आते हैं, लेकिन ईरानी जो हैं वो अक्सर अहले तशीह हैं, शिया बिरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं। लेकिन ताजिक जो है वो 90% उनकी जो आबादी मुस्लिम आबादी है, अक्सरियत उसमें हनफी मुसलमान है, सुन्नी मुसलमान हनफी। आपको हनफी ज़्यादातर इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश में मिलते हैं। इन मुल्कों के अंदर हनफी मेजॉरिटी में है। अच्छा, उधर जिनके साथ इनका फड्डा हो गया है किर्गिस्तान, वो भी मुसलमान मुल्क है। सेंट्रल एशिया के अंदर 90% वहाँ की आबादी मुसलमान है। मेजॉरिटी किर्गिस्तान वाले भी सुन्नी मुसलमान है। सेंट्रल एशिया के वैसे सभी मुल्क मुसलमान मेजॉरिटी हैं, मतलब ये सारे के सारे मुस्लिम हैं। यहाँ पर किसी दौर में एक तुर्किस्तान नाम का मुल्क हुआ करता था बहुत बड़ा, तो ये एक मुस्लिम मेजॉरिटी सारे के सारे इलाके हैं। इनफैक्ट इनकी जो मजहबी सिग्निफिकेंस है वो भी हिस्टोरिकली बहुत ज़्यादा रही है। हिस्टोरिकली ये इंपॉर्टेंट रहे मजहबी हवालों से। समरकंद और बुखारा के जो शहर हैं इनके किसी दौर में मुस्लिम पावर हाउसेस समझे जाते थे रीजनल और ग्लोबल ऑर्डर के लिए। बहुत बड़े मुस्लिम स्कॉलर जिनकी इस्लामी तारीख में आपको बहुत बड़ा मकाम जिनको हासिल है, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह, जिन्होंने सही बुखारी को कंपाइल किया था, जो कि मुसलमानों के नज़दीक हदीसों की सबसे ज़्यादा क्रेडिबल और मुस्तनद किताब है। यहाँ तक कि अगर दो मुसलमान स्कॉलर्स आपस में किसी मुद्दे पर बहस कर रहे होते हैं ना,
तो उनमें से अगर कोई एक दलील में बुखारी की रेफरेंस दे देता है, बुखारी की हदीस की, तो बात वहीं पे ख़त्म हो जाती है, आगे दलील बढ़ती नहीं है, बात आगे बढ़ती नहीं है, मतलब बस ही ख़त्म हो जाता है बुखारी की हदीस आने के बाद। इतनी ज़्यादा मोतबर और ऑथेंटिक मानी जाती है इमाम बुखारी की ये जो कंपाइल की गई बुक है। ऑल ओवर द वर्ल्ड सारी दुनिया के मुसलमान, खासतौर सुन्नी मुसलमान जो है वो इसको बड़ा इनको नंबर 1 पे रखते हैं। 7 की बुक्स में से एक है, टॉप पे ये आती है। इमाम बुखारी भी असल में सेंट्रल एशियन थे, यहाँ के थे वो भी। ही वॉज फ्राम उज़्बेकिस्तान, जहाँ इस वक्त SCO का इजलास आपको होता हुआ नजर आ रहा है। इमाम बुखारी यहीं के थे, उज़्बेकिस्तान के। बुखारा वहाँ का एक बड़ा शहर है, हिस्टोरिकल शहर है। इमाम बुखारी उसी शहर में पैदा हुए थे, इसीलिए उनके नाम के पीछे बुखारी लगाया जाता है। अब यहाँ SCO का इजलास उज़्बेकिस्तान के अंदर, और उधर सेंट्रल एशिया और अर्मेनिया अज़रबैजान के दरमियान क्लैशेस का, अनएक्सपेक्टेड क्लैशेस का एरप्ट होना। इसका साफ मतलब है कि कोई ना कोई तो है पीछे इसके, कोई ना कोई तो ये इम्प्रेशन क्रिएट करना चाहता है कि मित्रों अगर नेटो, यूरोपियन यूनियन और वेस्ट वालों में फॉल्ट लाइन्स हैं, आपस में वो लड़ते हैं, तो ये कौन सा दूसरा ग्रुप आपस में सेट है भाई। तुर्की ग्रीस नेटो में होने के बावजूद अगर लड़ रहे हैं तो इधर कौन सा दूध की नहरें बह रही हैं, ये भी तो लड़ रहे हैं ना। ये कोई ना कोई मैसेज दुनिया को दे रहा है इन सारे कॉन्फ्लिक्ट्स के जरिए कि यहाँ पर रशियन और चाइनीज़ ग्रुप्स में भी फॉल्ट लाइन्स मौजूद हैं सीरियस किस्म की, तो ये भी लड़ रहे हैं आपस में। लेकिन मेरे ख्याल से ये जो फॉल्ट लाइन्स हैं ये कवर कर सकते हैं रशिया और चाइना। ये इतनी डीप नहीं है जितनी वेस्ट वालों के दरमियान फॉल्ट लाइन्स हैं, ये उतनी डीप नहीं है। ये भी मतलब हैं, हिस्टोरिकल हैं, पुरानी हैं, लेकिन रशिया और चाइना इसको कंट्रोल कर सकते हैं। अमेरिका EU के दरमियान और यहाँ नेटो वालों के दरमियान जो प्रॉब्लम्स है उसको अमेरिका रिजॉल्व नहीं करवा पा रहा, ये करवा लेंगे मेरे हिसाब से। बज़ाहिर आपको यहाँ पर यही लग रहा होगा कि वहाँ अर्मेनिया अज़रबैजान में भी रशिया बीच में है, यहाँ पर भी ये जो सेंट्रल एशियन है ज़्यादा करीब रशिया के हैं, तो आपको बज़ाहिर लग रहा होगा कि यहाँ पर टारगेट रशिया है। इन लड़ाइयों के दरमियान रशिया को मैसेज दिया जा रहा है। लेकिन आज ही शी जिनपिंग ने कहा है कि कुछ ही घंटे पहले उन्होंने कहा है कि जहाँ जहाँ रशिया की कोर इंटरेस्ट्स जो हैं वो ख़तरे में होंगे तो उनको हम हेल्प करेंगे, सपोर्ट देंगे उनको जहाँ जहाँ उनको चाहिए होगी। ग्लोबल टाइम्स चीन का सरकारी अखबार है, थोड़ी देर पहले ही इन्होंने रिपोर्ट किया है आज कि चाइना रेडी टू वर्क विद रशिया टू सपोर्ट ईच अदर ऑन इश्यूज कंसर्निंग कोर इंटरेस्ट। अब ये बड़ी बात है, ये बड़ी बात है। देखें वो ओपनली कह रहे हैं, इन सारे क्लैशेस के दरमियान कह रहे हैं कि जहाँ जहाँ रशिया को सपोर्ट की ज़रूरत होगी कोर इश्यूज़ में, हम करेंगे चाइनीज़ सपोर्ट उनकी। दोनों रहनुमाओं की वैसे मुलाकात भी हुई आज, पुतिन और शी जिनपिंग की। अच्छा, शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के इजलास से चंद रोज़ पहले एक और बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है, वो भी देखें। कल इस पर मैंने बात की थी, ज़रा मज़ीद इस पर बात करते हैं। चंद रोज़ पहले ही यहाँ तेज़ी के साथ देखें इवेंट्स कैसे हो रहे हैं। यहाँ पर ये दोनों जंगें छिड़ गई हैं जिसको कूल डाउन करने की, काम डाउन करने की कोशिश करेगा रशिया। लेकिन उसके साथ ही आप देखें कि उधर इंडिया ने लद्दाख में देसपांग और दीमचौक के अपने इलाके चीन के सामने सरेंडर किए हैं, मतलब डिसएंगेजमेंट के नाम पे सरेंडर किया उन्होंने। ये इंपॉर्टेंट बात है। मुमकिन है कि इसमें रशिया ने कोई रोल प्ले किया हो इंडिया को सरेंडर कराने में, टेंशन डिफ्यूज कराने के लिए, मुमकिन है। इंडिया के अंदर तो कांग्रेस वाले मोदी को इस पे कोस रहे हैं कि ये क्या किया इस बंदे ने, अजीब व गरीब हरकत की है, सडनली सरेंडर कर दिया, वो क्रिटिसाइज कर रहे हैं इस पे। लेकिन हिंदुत्व के जो इंटेलेक्चुअल हैं, बीजेपी वालों के अपने समर्थक जो हैं, पार्टी के अपने लोग, वो भी बड़े नाखुश हैं कि ये 56 मिलीमीटर वाले बाबा ने हरकत क्या कर दी है वहाँ पर। सुब्रमण्यम स्वामी बीजेपी के ही अहम नेता हैं, उनके स्कॉलर हैं हिंदुत्व के। ये कह रहे हैं कि चाइनीज आर लाफिंग अवे on Indian media reports quoting Modi government that India and China have vacated to either side of LAC. Truth, अब ये सुनने वाली बात है उनकी, वो कह रहे हैं ट्रुथ, China has withdrawn from Indian land and India has withdrawn from Indian land. Thus China claims what mine is mine and what is your is also mine. अब ये देखें, ये मैं नहीं कह रहा हूँ भाई, ये मैं बात नहीं कर रहा हूँ। घर का भेदी लंका ढाए, बीजेपी का अपना बंदा पोल खोल रहा है। कल जब मैंने ब्रॉडर व्यू में इस पे बात की थी ना, इस इशू पे, तो भक्त हजरात कह रहे थे कि द ब्लैंक पेज ऑफिशियल जो है वो तो प्रोपेगेंडा चैनल है। और मैंने कहा था कि द ब्लैंक पेज ऑफिशियल को प्रोपेगेंडा चैनल कहने से पहले जरा आप उन रेफरेंसेस को जाकर स्टडी किया करें जो कि मैं यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर शेयर कर रहा होता हूँ। इसीलिए शेयर करता हूँ कि आप जाकर उसको पढ़ें। और ये कोई हल्के फुल्के न्यूज़ आउटलेट्स नहीं होते जो कि मैं शेयर कर रहा होता हूँ, ये बड़े न्यूज़ आउटलेट्स होते हैं जिनका एक नाम है जर्नलिज्म में। बहरहाल जी, शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के इजलास से ज़रा पहले हॉट स्प्रिंग्स से डिसंगेज होके पूरा दीमचौक और देसपांग का एरिया ले लेना चाइना की जानिब से और बीजेपी को नॉर्मलाइजेशन पे फोर्स करना अपने ही टर्म्स पे,
ये सब साबित कर रहा है कि एशिया के अंदर चाइना अब अनडिस्प्यूटेड किंग बन चुका है। अमेरिका को जो उम्मीदें थी कि इंडिया कोई काम दिखाएगा, अभी तक वैसा कुछ होता हुआ नज़र नहीं आ रहा।